मॉर्निंग बच्चों, खुशबू मैम के साथ बीएससी बायोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत। तो इस चैप्टर को बेटा मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ। अब इस चैप्टर में आपको क्या देखना है बच्चों? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखने हैं। क्या देखना है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखने हैं। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपको पढ़ना है, कौन कौन सी विकृतियां होती हैं जो आपको पढ़ना है। तो चलें आगे बढ़ें। एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था आर्कीबाल्ड गैरोट। उन्होंने 1909 में जीनों की उपापचय के अंतर्गत आने वाली त्रुटियों के संबंध में क्या दिया था? वर्णन किया था कि कभी कभी जीन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि कभी कभी क्रोमोसोम में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये वंशागत होते हैं, क्योंकि जीन, क्रोमोसोम, डीएनए ये क्या होने वाली चीज़ें हैं? वंशागत होने वाली चीज़ें हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जाने वाली चीज़ें हैं। तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में बेटा हम लोग, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये रिवाज है कि हम लोग क्या करते हैं, कुंडली मिला के मैरिज करते हैं। एक्चुअल में कुंडली बायोलॉजिकली मिलानी ज़रूरी है कि कहीं दोनों को डिसीज़ तो नहीं है, मेल फीमेल दोनों में से कोई ऐसा डिसीज़र तो नहीं है जो क्या होगा, जेनेटिकली ट्रांसमिट होता जाएगा। कहीं दोनों ही सिकल सेल एनीमिया के शिकार तो नहीं है, कहीं दोनों थैलेसीमिया के शिकार तो नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे हमको थोड़ा वर्क करना ज़रूरी है। खैर अभी समय इतना ज़्यादा आगे नहीं आया है कि हमारे पेरेंट्स इन सब चीज़ों को भी समझ पाएँ। धीरे धीरे समझते जाएंगे, बहुत तरक्की मिलेगी। और अब तो विज्ञान का समय है तो सारे लोग समझने लग गए हैं। देखो कोरोना के लिए कितना ज़्यादा लोगों के मन में एक जागरूकता आ गई है ना बेटा कि कोविड वायरस को मारना है, कोविड-19 के वायरस को मारना है तो साबुन से हाथ धो। ये जो एक सजगता आई है ना लोगों में, धीरे धीरे ऐसे ही और सजगता आएगी। और मुझे उम्मीद है कि हम धीरे धीरे एक दिन जो डिसऑर्डर्स हैं उसको पूरी तरह से कंप्लीटली उसको हम अपने यहाँ से ख़त्म कर देंगे। पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? अपने अंदर वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक थिंकिंग लानी पड़ेगी। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखना है एल्बिनिज्म। क्या होता है? रंगहीनता। कभी कभी इतना गोरा व्यक्ति दिख जाता है जिसकी ना ही आईब्रोज दिखती हैं, ना ही हेयर में कलर्स होते हैं, ना ही उनके चेहरे पे कोई रौनक होती है, रंगत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है ऐसा होने का? ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा होने का ये कारण है कि उनके शरीर में मेलानिन वर्णक नहीं होता। दिख रहा है यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग का मैंने बना दिया है, आपको डायग्राम दे दिया है। इनको एल्बिनिज्म है, इनको रंगहीनता है, इनमें मेलानिन वर्णक है ही नहीं। मेलानिन वर्णक नहीं है इसलिए इनका कलर इतना ज़्यादा पिंकिश वाइटिश टाइप का दिख रहा है, क्योंकि इनकी स्किन में कहीं मेलानिन नहीं है। तो डार्कनेस तो कहीं नहीं दिखेगा बेटा, इसलिए इनका फेस भी ठीक प्रकार से नहीं दिख पा रहा है। तो आपके लिए एग्जाम्पल है ये ऑटोजोमल अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। मतलब ऑटोजोमल रेसेसिव, किसके कारण? म्यूटेशन, ऑटोजोमल रेसेसिव म्यूटेशन के कारण होता है। और इसमें एंजाइम टायरोसिनेज की अनुपस्थिति में मेलानिन वर्णक का संश्लेषण नहीं हो पाता। एक एंजाइम होता है बॉडी में जिसका नाम होता है टायरोसिनेज। ये एंजाइम नहीं होने के कारण मेलानिन का क्या नहीं हो पाता बेटा? मेलानिन जो आपका पिगमेंट है ना, जिसके कारण हम थोड़े से ब्राउनिश कलर के दिखते हैं, ब्लैकिश कलर के दिखते हैं, या हल्का सा सांवला रंग लिए होते हैं, तो ये मेलानिन वर्णक के कारण होता है। और ये जो मेलानिन वर्णक है यही आपकी बॉडी को क्या देता है? रंग प्रदान करता है। अगर ये बना ही नहीं है, मेलानिन वर्णक का अभाव है, तो आपके शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई रंग दिख ही नहीं सकता बच्चों। तो रंगों का दिखना, रंगों का कलर कॉम्प्लेक्शन का एग्जिबिट होना, कलर कॉम्प्लेक्शन का आपके सामने आना, कलर कॉम्प्लेक्शन का आपके शरीर में होना, ये किसके कारण होता है? मेलानिन वर्णक के कारण। ये वर्णक है,
ठीक है, ह्यूमन के कलर के लिए पिगमेंट है, ये ह्यूमन कलर का पिगमेंट है, और ये अगर एब्सेंट है, ठीक है, अगर ये एब्सेंट है तो क्या होगा, एल्बिनिज्म। समझ में आया? नोट डाउन कीजिए। बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखना है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया भी एक प्रकार का क्या है बेटा, डिसीज है। आर्कीबाल्ड, गैरोड और बेटसन ने 1902 में सर्वप्रथम एल्केप्टोन्यूरिया का अध्ययन किया था, ठीक है, इन्होंने ही एल्केप्टोन्यूरिया का अध्ययन किया। इससे पीड़ित व्यक्ति में उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का क्या मतलब होता है बेटा, म्यूटेशन, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन के कारण होमोजेनेटिन्स, ठीक है, होमोजेंटिसिक अम्ल, एक एसिड है जिसका नाम है होमोजेंटिसिक अम्ल, इसके ऑक्सीडेशन से जो होमोजेंटिसिक अम्ल के उपापचय में भाग लेता है का संश्लेषण नहीं हो पाता। किसके कारण, इसमें उत्परिवर्तन आ जाने के कारण ऑक्सीडेज, होमोजेंटिसिक अम्ल, ऑक्सीडेज जो होमोजेंटिक एसिड के उपापचय में भाग लेता है उसका क्या नहीं हो पाता, संश्लेषण नहीं हो पाता, और इसके संश्लेषण ना हो पाने के कारण क्या हो जाता है, एल्केप्टोन्यूरिया का डिसीज हो जाता है। और इस डिसीज में क्या होता है बेटा, जो यूरिन है रेडिश या ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। नॉर्मल जो व्यक्ति है येलो कलर का यूरिन रिमूव करते हैं, चेहरे पे लिप्स के पास में पिगमेंटेशन आ जाएगा, काले काले दाग धब्बे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है इनको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, किडनी जो है उसमें स्टोन बनने लग जाएगा। देखो ये स्टोन बन रहा है ना किडनी में, ये, ठीक है, इतना सारा प्रॉब्लम आया। प्लस क्या हो जाएगा बेटा, बैकबोन में दिख रहा है प्रॉब्लम आने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या नहीं हो पा रहा है, होमोजेंटिसिक अम्ल के उपापचय में भाग लेने वाला जो एंजाइम है ना, उसका संश्लेषण नहीं हो पाने के कारण ये सब हो रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको ये। देखो बेटा, सिकल सेल एनीमिया को ना सिकलिन भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सिकलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पहले क्या होता था, जो आसपास के क्लोजली रिलेटिव होते हैं ना, उनमें मैरिज करा दी जाती थी, जिसके कारण ये डिसीज़ आने लगा। तो इस डिसीज़ में होता क्या है, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक का है बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी से हम लोगों ने इसको लिया है। सबसे पहले समझो, जो नॉर्मल पर्सन होता है जिसे सिकल सेल एनीमिया नहीं है, उसके बॉडी में जो आरबीसीएस होंगे वो ऐसे गोल होंगे, ठीक है, राउंडेड शेप के होंगे, दिख रहा है ना, बाइकनकेव बोलते हैं ना, ऐसे शेप के होंगे, पर बाइकनकेव राउंडेड शेप लिए हुए होंगे। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति है, उसका जो ब्लड सेल्स है, दिख रहा है ना, हंसिया के आकार का हो गया है, सिकल के शेप का हो गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। एक गड़बड़ी आ जाती है बेटा, जो नॉर्मल व्यक्ति का जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, HB का पेप्टाइड बॉन्ड है, और सिकल सेल एनीमिया के व्यक्ति से जो पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जगह है नॉर्मल HB के लिए जो A जीन है, हाँ, और सिकल सेल एनीमिया के लिए S जीन है। तो S जीन और A जीन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नॉर्मल में क्या होगा, जो गैग है वो किसके साथ रहेगा, CTC के साथ रहेगा, ठीक है। अब ये CTC के साथ रहेगा, आगे चल के ये गैग क्या करेगा, mRNA बनाएगा, और इसके साथ में ये जो आपका पेप्टाइड चेन दिख रहा है वो आपको यहाँ पे इजीली एग्जिबिट होगा। अब ये जो पेप्टाइड चेन है ना बच्चों, यहाँ पे क्या देखना,
5वें नंबर पे क्या है, प्रोलीन है, और 6वें नंबर पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, 7वें नंबर पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। पर यहाँ पे आप देखो, बहुत ध्यान से देखना, जब ये एस जीन के कारण यहाँ चेंजेस आता है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, चेंजेस आने के कारण देखो ये वाला जो सीक्वेंस है यहाँ टोटल चेंज हो गया, और चेंज होने के कारण क्या होगा, नीचे जब वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा ना बेटा, तो उस कंडीशन में, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाली कंडीशन में 5वें नंबर का प्रोलीन 5वें नंबर पे ही है, पर जो 6वें नंबर का ग्लूटामिक एसिड था वो क्या हुआ, वैलीन के साथ में, मतलब यहाँ पे वैलीन आके 6वें नंबर के ग्लूटामिक एसिड का जगह ले लिया, तो ये चेंजेस आ गया यहाँ पे वैलीन का, 6वें नंबर का जो इसका क्या था, अमाइनो एसिड था, वो यहाँ पे चेंज हो गया, और इसके चेंज होने के कारण क्या हो गया बच्चों, इसके चेंजेस आने के कारण, इसमें चेंजेस आने के कारण पूरा का पूरा बॉन्ड ही चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे एस जीन जो था, सिकल सेल एनीमिया के रिलेटेड जो जीन था, उसने पूरा का पूरा एमआरएनए का सीक्वेंस चेंज करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते समय पेप्टाइड बॉन्ड का ही सीक्वेंस चेंज कर दिया, ठीक है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पेप्टाइड बॉन्ड में चेंज हो गया, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह 6वें नंबर पे वैलीन आ गया। अब इसके आने के कारण क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पे वैलीन जब आ जाएगा ना बेटा, तो इसमें लाल रुधिराणु जो होंगे वो आकार उनका चेंज हो जाएगा, चेंज होके वो हंसिया के आकार होके हो जाएंगे। जब कोई ऐसी चीज़ है, गोल मटोल चीज़ है, तो उसमें ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता ज़्यादा है, पर अगर ये हंसिया के आकार का हो गया तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, ऐसे लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है, इनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इनमें ब्लड जल्दी से नहीं बनता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बेटा, और ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ओके, नोट डाउन कीजिए। अब क्या होगा बेटा, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये भी आपके एनसीईआरटी में है। उत्परिवर्तन के कारण फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में अपचयित करने वाला जो एंजाइम है, जिसका नाम है है ना, ये एंजाइम क्या करेगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का संश्लेषण नहीं हो पाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा, और जो एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज करता है, वो एंजाइम संश्लेषित नहीं हो पाएगा, वो एंजाइम नहीं बन पाएगा, और उस एंजाइम के नहीं बनने के कारण क्या होगा, फिनाइल एलानिन का स्तर बढ़ जाएगा, जो मस्तिष्क के विकास में बाधा डालेगा, ठीक है, मस्तिष्क के विकास में क्या करेगा, बाधा डालेगा, तो ब्रेन क्या हो जाएगा बेटा, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो ब्रेन के कारण आएंगे, ब्रेन में हो जाएगा, और कारण क्या हो रहा है उसका, कि म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, म्यूटेशन हो रहा है, और म्यूटेशन के कारण फिनाइल, एक मिनट, म्यूटेशन के कारण क्या हो रहा है, सिर्फ म्यूटेशन के कारण, ठीक है, ये म्यूटेशन रीजन है, कारण है, हाँ, ये म्यूटेशन के कारण क्या हो रहा है, फिनाइल एलानिन को, ये फिनाइल एलानिन है, इसको टायरोसिन में चेंज करने वाला, अपचयित करने वाला जो एंजाइम है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसका क्या नहीं हो रहा है, संश्लेषण नहीं हो रहा है, म्यूटेशन आ जाने के कारण। तो ये अगर संश्लेषित ही नहीं होगा तो टायरोसिन में चेंज ही नहीं कर पाएगा ना बेटा उसको, ठीक है, जब वो टायरोसिन में चेंज ही नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये देखो फिनाइल जो है, फिनाइल पायरुविक एसिड है, ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज करेगा, ठीक है, टायरोसिन में चेंज करने वाला जो एंजाइम है वो यहाँ पे अगर एब्सेंट है तो क्या आ जाएगा, फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा, मेलानिन का प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रोटीन का प्रॉब्लम आ जाएगा बॉडी में, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। सिर्फ एक एंजाइम के संश्लेषण ना हो पाने के कारण, सिर्फ एक एंजाइम के ना बनने के कारण क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंजेस या अपचयित नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाने के कारण क्या होगा बेटा, फिनाइल एलानिन का स्तर मस्तिष्क में बढ़ जाएगा,
ठीक है, और बढ़ जाने के कारण ये मस्तिष्क के विकास को रोकने लग जाएगा। समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए। इसको एक तरीके से और समझो बच्चों, ये ना फिनाइल एलानिन है, ठीक है। अब इसको टायरोसिन में बदलता है एक एंजाइम, ठीक है। ये इस एंजाइम का क्या नाम है? इस एंजाइम का क्या नाम है बेटा? एंजाइम का क्या नाम है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अब ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है, ये जो एंजाइम है, ये क्या करता है? टायरोसिन में इसको चेंज कर देता है। अब ये एंजाइम अगर संश्लेषित ना हो, ठीक है, इसका संश्लेषण रुक जाए, ठीक है, इसका संश्लेषण रुक जाए। क्यों रुक जाए? म्यूटेशन के कारण, ठीक है। म्यूटेशन के कारण इसका संश्लेषण रुक जाए, उस कंडीशन में ये मस्तिष्क में जाके क्या होने लग जाएगा? फिनाइल एलानिन का स्तर बढ़ने लग जाएगा। और जब फिनाइल एलानिन का स्तर बढ़ेगा तो ये मस्तिष्क के विकास को पूरी तरह से क्या कर देगा? रोक देगा बच्चों, ब्रेक लगा देगा मस्तिष्क के विकास पे, ठीक है। अब समझ में आया? नोट डाउन कर लो। अब थैलेसेमिया देखना है बेटा? थैलेसेमिया क्या होता है? थैलेसेमिया में दिख रहा है यहाँ पे कुछ चेंजेस तो लग रहा होगा। नॉर्मल व्यक्ति है, उसका जो आरबीसीएस है और वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स है, उसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है? गोल गोल राउंडेड बाइकनकेव दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो, हाँ, ये जो थैलेसेमिया वाला व्यक्ति है, क्या हो गया है? इसका रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली आपको चेंज दिख रहा है, उसका शेप पूरा चेंज हो गया है, उसकी क्वालिटी पूरी खराब हो गई है। क्यों हो गई है भैया? यह अप्रभावी उत्परिवर्तन जीन के कारण है, मतलब रेसेसिव म्यूटेशन के कारण, रेसेसिव म्यूटेंट जीन के कारण होता है ये जो प्रॉब्लम है। इससे पीड़ित व्यक्ति हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाता, ठीक है। इससे पीड़ित व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा? जिसको थैलेसेमिया है, जिसको थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया ग्रसित व्यक्ति क्या नहीं कर पाता बेटा? ये क्या नहीं कर पाएगा? HB का संश्लेषण नहीं कर पाएगा, HB का संश्लेषण नहीं कर पाएगा। और जब ये HB का संश्लेषण नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा? जीन समयुग्मजी अवस्था में ये थैलेसीमिया मेजर तथा विषम युग्मजी अवस्था में थैलेसीमिया माइनर अरक्तता कहलाता है। अगर HB का संश्लेषण नहीं होगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं होगा, तो ऑक्सीजन जुड़ पाएगा क्या? ऐसे लोगों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, रेस्पिरेटरी रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड। तो इसको क्या कहते हैं? अरक्तता कहते हैं। ब्लड ही नहीं बन रहा है, ब्लड में हीमोग्लोबिन ही नहीं आ रहा है। थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर के नाम से इसको जाना जाता है बच्चों, ठीक है। पूरे ब्लड सेल्स को, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, चाहे वो वाइट ब्लड सेल्स हो, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, ये पूरा यहाँ पे थैलेसीमिया वाले कंडीशन में प्रॉब्लम कर देगा। किसके कारण करेगा? रीजन कौन होगा? कारण क्या होगा? कारण होगा ये अप्रभावी उत्परिवर्तन जीन, ठीक है। अप्रभावी उत्परिवर्तित जीन जिसे क्या कहा जाएगा? म्यूटेंट जीन, रेसेसिव म्यूटेंट जीन। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए बच्चों।
यस, अब आ जाइए सिंड्रोम्स पे। ठीक है, अब कहाँ पे आओगे? सिंड्रोम्स में। सिंड्रोम्स से ज़्यादा खतरनाक कुछ है क्या बच्चों? कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सिंड्रोम्स की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना बेटा, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्या होता है सिंड्रोम्स? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, क्या होता है? ये जो रोग है इसको मंगोलियन इडियोसी या मंगोलियन इडियट भी कहते हैं इस रोगी को। ठीक है, इंग्लैंड के लैंगडन डाउन, ठीक है, लैंगडन डाउन कौन थे? साइंटिस्ट थे। उन्होंने मंगोली जड़ता का अध्ययन किया। अपने नाम पे सारे साइंटिस्ट लोग ना सारे डिसीज को रख देते हैं, सारी चीज़ों को रख देते हैं। ठीक है, फिर इन व्यक्तियों के गुणसूत्रों की ट्राइजोमिक अवस्था का वर्णन किया। 21वीं जोड़ी के ऑटोजोम्स में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो गए। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको मैं बना के बताती हूँ बेटा, देखना मेरे पास स्पेस थोड़ा कम रहता है। आपको पता है आपके पास क्या होता है? 1, मैं ब्लैक कलर लूँ थोड़ा अच्छा दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 इतने पेयर क्रोमोसोम हैं। कैसे हैं भाई? ऐसे। ठीक है, समझने के लिए समझो बेटा, समझने के लिए बना रही हूँ आपको, एकदम इतना इजीली याद कराऊंगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी आपने ऐसा इस तरीके से तो पढ़ा ही नहीं होगा। ये आप इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना भाई, इसको गोल कर देते हैं। एक मिनट, ठीक है। टोटल आपके पास कितने क्रोमोसोम थे बेटा? बहुत ध्यान से देखना, मैम ये क्या कर रही है, हम लोग को गिनती सिखा रही है, ऐसा मत सोचना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं। टोटल आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46। कितने के पेयर में रहते हैं? 23 के पेयर में रहते हैं। ये क्या है? ये जो है ये टोटल कितने आपकी बॉडी में क्रोमोसोम? 46 और 23 कितना होते हैं? पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे 23 पेयर्स मैंने बना दिया ना बेटा, 23 पेयर्स बना दिया। अब एक चीज़ बहुत ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है भाई? हाँ, आपको ये देखना है कि डाउन सिंड्रोम कौन से नंबर पे प्रॉब्लम आने के कारण हो रहा है। तो डाउन सिंड्रोम क्लियर बोल रहे हैं 21वीं जोड़ी के ऑटोजोम्स में। ये आखिरी नंबर वाला 23वें नंबर वाला सेक्स क्रोमोसोम है, उसके पहले जितना है सबका सब ऑटोजोम है। तो 21वीं नंबर ये दिख रहा है, 21वां नंबर, इसमें प्लस कर दो एक और, तो 21वें नंबर पे ट्राइजोमी हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2n+1 होने के कारण
2n+1 होगा किस पे, 21वीं जोड़ी के ऑटोजोम्स पे, जिससे टोटल जो गुणसूत्र है वो कितना हो जाएगा, 46 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 46 की जगह क्या हो जाएगा, 46 की जगह ये हो जाएगा 47। ठीक है, 46 की जगह 47 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ये लाल वाला खतरनाक वाला आके यहाँ पे जुड़ जा रहा है। ठीक है, अब इसके एक एक्स्ट्रा जुड़ने के कारण क्या हो गया, 21वें नंबर के गुणसूत्र पे क्या हो गया, ट्राइजोमी हो गई। और ऐसा जो बच्चा है, ये जो बच्चा है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा है, इसकी नाक देखो कितनी अलग दिख रही है, चपटी सी दिख रही है ना बेटा, ऊपर की तरफ उठी हुई दिख रही है, फ्लैट चपटी, फेस भी इसका चपटा हुआ दिख रहा है, इसमें मसल्स की कमी है। ठीक है, इसके हाथ पैर देखो कैसे कैसे से एक अलग से तिकोने, चौड़े चौड़े मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा जो लक्षण है वो किसका है, डाउन सिंड्रोम का लक्षण है। अब बहुत ध्यान से देखोगे, ऐसे व्यक्ति की आंखें तिरछी होती हैं, दिख रहा है ना, उस बच्चे की आंखें तिरछी हैं, जीभ इनकी मोटी होती है, हाँ, हथेली और हाथ पैर अनियमित होते हैं, देख लो हथेली और हाथ पैर नॉर्मल बच्चों के जैसे दिख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल अनियमित दिख रहे हैं। उसके बाद मुख इनका खुला होता है, ये बच्चा कभी भी मुंह बंद करके नहीं रख पाता, इसका जो मुंह रहता है ऑलवेज खुले हुए कंडीशन में ही रहता है। ठीक है, अब ये कुंद बुद्धि के होते हैं, कुंद बुद्धि मतलब मंद बुद्धि वाले। ठीक है, एकदम प्रॉब्लम क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, जो मंद बुद्धि वाले होते हैं उन्हीं को कह रहा है। कद भी इन बच्चों का छोटा होता है, 12 से 14 वर्ष का जो व्यक्ति होगा उसी को ये होगा। नॉर्मल जो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य 2n46 की होती है, किंतु गुणसूत्रों का रचनात्मक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ट्राइजोमी के कारण हो रहा है, ये क्लियर बता रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है। चल फटाफट देखेंगे आप, क्या देखेंगे, इसके आगे का, पहले इसको नोट कर लीजिए। अभी तो शुरू हुआ है। अरे आप क्या देखना है, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में भी क्या होगा बेटा, एडवर्ड सिंड्रोम में जो 18वें नंबर का क्रोमोसोम होगा, ठीक है, 18वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, ठीक है, तो 18वें नंबर में मान लो ऐसा, जैसे मैंने अभी बना के बताया था, ये ऐसा क्रोमोसोम है, उस पे क्या हो जाएगा, ट्राइजोमी हो जाएगी, एक और आके जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। 18वें जोड़े गुणसूत्र की ट्राइजोमी के कारण इन बच्चों में मानसिक और शारीरिक वृद्धि क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, बहुत अलग से दिखते हैं। देखो एक बच्चा है जिसका फोटो मैंने आपके लिए निकाला है, सेलेक्ट किया है, इसका जो सिर है यूजुअली स्मॉल है, हेड का स्ट्रक्चर देखो छोटा सा है, ठीक है, बैक ऑफ द हेड इज प्रोमिनेंट, ईयर्स आर माल फोल्डेड एंड लो सेट, एकदम मुड़े हुए उसके कान हैं, माउथ एंड जॉज आर स्मॉल, उसका मुंह और जो जबड़ा होगा वो भी स्मॉल टाइप का होगा, ठीक है। फिर हैंड्स जो होंगे, देखो हाथ पैर थोड़े से अलग से मुड़े मुड़े टाइप के दिख रहे हैं ना आपको, हाँ, क्लब फिट होंगे, एकदम अजीब तरीके का फ्यूज्ड है इसका टो, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बेटा, ये डायग्राम में पूरा क्लियरली दिख रहा है। तो ये डिसीज किसके कारण आ रही है, 18वें नंबर के क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाने के कारण आ रही है, ठीक है, नोट डाउन करो। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा बेटा, ये लिंग गुणसूत्र के कम होने के कारण होता है। लिंग गुणसूत्र क्या होगा भैया, बहुत ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, समझ में आया? बहुत ध्यान से देखो। क्या देखोगे बेटा? ये गुणसूत्र है, जोड़े में होता है। ये जितना नंबर लिखा है ना 23 तक, पूरे 23 जोड़े गुणसूत्र को डिनोट करने के लिए है ये। ये 22 नंबर तक यहाँ ले लो, और ये जो 23वां नंबर है ना, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ बेटा। 23 नंबर का जो क्रोमोसोम है ना, उसको मैं इधर ले लेती हूँ। ये समझ में आया? इसके साथ क्या होगा पता है? हाँ, इसके साथ क्या होगा? इसके साथ कुछ प्लस नहीं होगा। इसमें क्या होगा पता है? ये जो है ना, इसमें 1 माइनस हो जाएगा। अब 1 माइनस हो जाएगा 23वें नंबर वाले के पास, तो क्या होगा? इसके पास 1 बचेगा और 1 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें 1 का डिलीशन हो जाता है ना, इसलिए 44 प्लस XO बोला है। 44 क्या हो गया? ऑटोजोम्स हो गया। ये देखो यहाँ तक तो पूरा 44 हो गया। अब ये वाला जो क्रोमोसोम हो गया वो X हो गया, और एक जो गायब हो गया उसकी जगह में 0 हो गया। एक लिंग गुणसूत्र के कम हो जाने के कारण, सेक्स क्रोमोसोम जो 23वें नंबर पे है उसमें से एक कम हो जाने के कारण ये होता है, और ये फीमेल्स में होता है। ठीक है, इस गुणसूत्र इसको क्या बोलते हैं? इसमें 45 जो क्रोमोसोम्स हैं वो हो जाते हैं। 45 टोटल, 46 क्रोमोसोम की जगह क्या हो जाते हैं? 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और अंडाशय कम विकसित होती है, लंबाई कम तथा गर्दन जाल युक्त होती है ऐसी लेडीज की। देखो यहाँ पे बता रही हूँ, गर्दन दिख रही है? एकदम जाल जैसी दिख रही होगी, एकदम चिपकी हुई, एकदम अलग। जो पैर होंगे वो भी बहुत अलग प्रकार के होंगे। वेब्ड, इसका वेब्ड नेक रहेगा, इसमें शॉर्टर स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी आने के कारण हो रहा है। ऐसे अंडाशय का विकास नहीं हो पाएगा बेटा, तो ये कभी अपना जनरेशन भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ना। अंडाशय कम विकसित रहेगा तो इनमें जो एक जड़ता होती है, जो एक बोलते हैं ना, ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होना, बॉडी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होना, गला एकदम चौड़ा सा, एकदम अलग प्रकार का होना, मतलब कुल मिला के कहना चाहिए कि इसको देखते साथ, ऐसे जो सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं ना, उनको देखते साथ आप समझ सकते हो कि एबनॉर्मल पर्सन है। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन करो। ये देखो, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। हो गया नोट डाउन? चेंज करूँ मैं? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, पता है बेटा ये डिसीज जेंट्स लोगों में होती है, और इतनी खतरनाक होती है कि क्या बताऊँ मैं तुमको। नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? 46, यहाँ पे 47 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाता है। देखो XXY, मतलब इसमें क्या होता है पता है? मेल लोगों में, जो मेल होते हैं ना, उनमें क्या होता है? X और Y होता है, पर इसमें X वाला कभी एक बढ़ गया, किसी कंडीशन में XY के साथ एक और जुड़ गया, मतलब 2 और एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो 47 क्रोमोसोम, 48 क्रोमोसोम, ऐसे बढ़ते जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, कभी 3 बढ़ गया, ऐसा इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इस प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण ये जो मेल होगा ना, इसके जो ब्रेस्ट पोर्शन होंगे वो फीमेल के जैसे दिखने लग जाएंगे, मेमरी ग्लैंड थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, इनके हिप जो होंगे लॉन्गर हो जाएंगे, है ना, लार्जेस्ट ब्रेस्ट हो जाएगा, इनके बोन एकदम वीक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा
नरम नरम हड्डियां हो जाएंगी, कुछ जान नहीं रह जाएगा, एनर्जी लेवल एकदम कम। जैसे नॉर्मल आदमियों में एनर्जी की लेवल बहुत हाई होती है, वैसे इनमें एनर्जी का जो लेवल होगा वो एकदम कम हो जाएगा। स्मॉलर हो जाएगा पेनिस और टेस्टिकल्स, मतलब ये क्या नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनको देखोगे तो जो फेस पे हेयर होना चाहिए, बॉडी पे हेयर होना चाहिए एक मेल का, ये क्या होता है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, वो सब इस आदमी से गायब हो जाएगा। मतलब ये आदमी तो रहेगा पर आदमी जो पौरुषत्व है वो खो देगा क्लाइडोफेंटर सिंड्रोम के कारण। और ऐसा उसके सेक्स जो क्रोमोसोम है उस पर एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने के कारण होता है, ठीक है। इससे पीड़ित पुरुषों में एक या एक से अधिक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, और इसके बढ़ जाने के कारण क्या होता है, 44 प्लस XXY, देखो मैंने बताया था ना, 44 प्लस XXY, फिर 44 प्लस XXXY 3 बार बढ़ सकता है, देखो बताया था। और चेहरे तथा शरीर पर क्या हो जाता है, वसा का जमाव हो जाता है, लड़कियों के जैसे लगने लग जाते हैं, शुक्राणु नहीं बनेगा, मस्तिष्क एकदम, शुक्राणु नहीं बनेगा मतलब ये बंद है, अपने समान नए संतानों को उत्पादन करने की क्षमता ही नहीं है इनके अंदर, खत्म हो जाएगी, मस्तिष्क कम विकसित हो जाएगा, बहुत सारे लक्षण दिखाई देंगे। फटाफट नोट डाउन करो। क्राई टू कैट, क्राई टू कैट, क्राई टू चैट, थोड़ा सा अलग ही टाइप का नाम है, इसका याद करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। देखो ठीक है, क्या होता है बेटा, सब में ऐसा क्रोमोसोम होता है ना, अब देखो बेटा बहुत ध्यान से देखोगे कि 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम है ना, उसमें गुणसूत्र की जो एक भुजा है ऊपर वाली जो भुजा है वो कट गई है। ये ऊपर वाली जो भुजा है ना, ये क्या हुई है, कट गई है। ये देखो, ये दिखा, ये एक ही भुजा बची है नीचे वाली। तो 5वें नंबर की गुणसूत्र की एक भुजा कट जाने के कारण, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ तक बस आई है, ये थोड़ा सा पार्ट कट जाने के कारण, टर्मिनल जो डिलीशन है वो हो जाने के कारण 5वें नंबर के गुणसूत्र पे ये जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल कैट के जैसे रोते हैं। बिल्ली कैसे रोती है, बिल्कुल वैसे ही रोते हैं। इसलिए इस सिंड्रोम को क्राइडू चैट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ये चैट है बेटा, चैट। एक मिनट, कलर चेंज कर दें, क्राइडू चैट, ठीक है। क्राइडू चैट सिंड्रोम बोलते हैं। एक्चुअल में इसका नाम क्राइडू कैट होना चाहिए था, कैट के जैसे रो रही है ना। फिर चलो बहुत अच्छे से देखो, 5वें नंबर के गुणसूत्र की एक भुजा में हानि हो जाने के कारण, डिलीशन हो जाने के कारण, देखो ये हानि हो गई है, ये 5वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसकी हानि हो गई है, डिलीशन हो गया। शिशु बिल्ली की तरह रोएगा, एबनॉर्मल होगा बेटा, ठीक है। और कैसा होगा, अगर क्लिनिकली उसको देखोगे तो जो कार्डियक इन्फेक्शन आ सकता है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर होगा, बॉडी स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल अलग होगा। फिर क्या होगा,
मेंटल रिटायर्ड हो सकता है वो बच्चा, मानसिक रूप से विकृत हो सकता है। इतने सारे प्रॉब्लम सिर्फ एक क्रोमोसोम के एक भुजा कट जाने के कारण हो रहा है। तो आपकी बॉडी में अगर छोटी सी भी चेंजेस आती है तो बहुत बड़ा असर दिखाती है आपकी बॉडी के ऊपर। इसलिए स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, खुश रहो। चलो नोट डाउन करो। पटाउ सिंड्रोम देखो भाई, पटाउ सिंड्रोम में क्या देखना है आपको? पटाउ सिंड्रोम ये 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। इससे प्रभावित बच्चा मानसिक रूप से कमजोर और हृदय असामान्य दिखाई देता है इसका। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम में क्या हो रहा है? जो 18वें नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अरे 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, तो इस पे थोड़ा कलर चेंज करेंगे क्रोमोसोम बनाने के लिए। मैं ये जो बनाती हूँ ना बेटा, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट है ना, नॉर्मल कंडीशन में 46 है ना बेटा। इसमें बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है ना कि ट्राइसोमी है 18 नंबर पे। ये देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, इसके पास 46 क्रोमोसोम है, पर ये बोल रहा है कि 47 क्रोमोसोम हो गए हैं क्योंकि ट्राइसोमी है 18th नंबर पे। ठीक है, ट्राइसोमी 18th नंबर पे है तो थोड़ा इसको आया है ये बर्बाद करने के लिए, परेशान करने के लिए, डिसीज फैलाने के लिए, तो थोड़ा हाईलाइट करेंगे ना, रेड रेड। अब ये 18वें नंबर पे एक और आके जुड़ गया भैया, तो यहाँ पे क्या हो गई? ट्राइसोमी। ठीक है, क्या हो गया? ट्राइसोमी हो गया 18th नंबर पे। और इस ट्राइसोमी होने के कारण कितना सारा दिख रहा है बेटा। देखो, इस बच्चे की गर्दन बिल्कुल नहीं है, स्मॉल माउथ है, मुंह जो इसका छोटा है, स्मॉल जॉ है, जबड़ा जो इसका है छोटा है, फिर शॉर्ट नेक है, नेक बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा है, एकदम शील्ड के जैसा चौड़ा इसका चेस्ट दिख रहा है। ठीक है, स्टर्नम भी अलग से दिखाई दे रही है। उसके जो क्या है बेटा, वाइट सेट निपल्स दिख रहा है, निपल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। फिर उसके बाद इसके कान देखो कैसे दिख रहे हैं, बहुत अलग प्रकार के दिख रहे हैं ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, फोल्डेड फोल्डेड टाइप के दिख रहे हैं। ये देखो ऐसा तो टाइप का ईयर दिख रहा है इसका। इसका बैक पार्ट जो स्कल है प्रोमिनेंट है। अब इसकी जो उंगलियां दिख रही हैं कितनी मुड़ी हुई दिख रही हैं बेटा, ओवरलैपिंग। उंगलियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं, ऐसे एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप कर रही है। जैसे ये उंगलियां हैं ना, तो ऐसे ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। हमारे देखो नॉर्मल एकदम अलग अलग है ना। फिर इसका जो टो है एकदम अलग सा टेढ़ा फिक्स्ड दिख रहा है, प्रोमिनेंट है ना। तो इतना सारा इसके अंदर जो प्रॉब्लम आया है बेटा, इसके चेहरा, इसकी आंखें, इसका हार्ट, सब कुछ कमज़ोर है। केवल 18वें नंबर के गुणसूत्र पे एक गुणसूत्र आके और जुड़ गया और 46 क्रोमोसोम से बॉडी का क्रोमोसोम क्या हो गया? 47 हो गया। समझ में आया? नोट डाउन कर लो। मुझे उम्मीद है बेटा कि मैंने आज आपको जितनी सारी डिसीजेस बताए, डिसऑर्डर्स बताए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ बेहतर लेके हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।